सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग? Once again, a very good morning and a warm welcome to all the viewers, subscribers, and all my team members. I welcome you in the new series of physics course, that is linear momentum and conservation. So, in the previous chapter, we learned about the motion of the center of mass, and I told you that if the external force is zero, then there is no effect on the center of mass location and its acceleration is zero. So I can recap you. मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को. ACM हम लोगों ने पढ़ा था. ACM is equal to F external divide by total mass of the system. तो आप लोग मुझे बता सकते हैं मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? Can anybody tell me? Just tell me. Actually, the ACM is the acceleration of the center of mass, which is equal to the net external force acting on the system divided by total mass. And I told you that there is no effect of the internal force on the center of mass. Clear? Either we take a system of two particles, भले आप टू पार्टिकल का सिस्टम लें या फिर n पार्टिकल सिस्टम का बॉडी लें, there is no effect of the internal force on the acceleration of center of mass and the location, but there is effect of external force, net external force on the acceleration of center of mass. That's why I told you, if the external force is zero, if external force is zero, then acceleration is zero. समझ आ गया आप लोगों को? इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था प्रीवियस चैप्टर में, मे बी यू फॉरगेट. मैंने आपको ये बताया था कि दिवाली के टाइम पर एक बहुत आसान एग्जांपल है जहां से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल एक क्रैकर है, दिस इज अ क्रैकर. आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे क्रैकर्स होते हैं, यू बर्न. ओके, तो कभी आप लोगों ने सोचा व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दैट? ये इसकी विक है और क्रैकर में क्या है, कई सारे पार्टिकल्स में. मान लीजिए क्रैकर है, दिस क्रैकर इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स. क्लियर? दिस क्रैकर इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स एंड इसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, दैट इज हियर. क्लियर? नाउ आई एम नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई नहीं किया. देखा है सब लोगों को? दिस इज अ क्रैकर, सम बॉम्ब, सम क्रैकर. ये एप्लीकेशन है कल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. इस क्रैकर को हम लोगों ने बर्न किया. सो वी आर नॉट अप्लाइंग एक्चुअली एनी फोर्स, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. ड्यू टू सम इंटरनल रिएक्शन, ड्यू टू सम इंटरनल फोर्स, इट बर्स्ट. क्लियर? एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो. देयर इज नो चेंज इन द एक्सेलरेशन. अब देखिए, ये क्रैकर इनिशियली क्या है, क्रैकर के सारे पार्टिकल इनिशियली जब बर्न नहीं किया रेस्ट पर थे, यानी v1 v2 क्या है, सभी का पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है. इसका मतलब क्या है कि व्हाट डज इट मींस? vcm इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, इनिशियली जीरो है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, दे आर नॉट मूविंग. इनिशियली इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, जीरो. इसलिए आपका जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वो भी जीरो होगा. इट मींस इसका कुछ ना कुछ लोकेशन होगा. देयर इज सम लोकेशन व्हिच यू फाइंड. मैंने आपको मेथड्स बता दिए कैसे फाइंड करते हैं. अब देखिए, आई एम नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. ड्यू टू सम इंटरनल रिएक्शन द क्रैकर बर्न्स एंड देयर इज अ बर्स्टिंग टेक्स प्लेस. नाउ सी हियर, जब क्रैकर बर्न होगा और बर्स्ट होगा ड्यू टू सम इंटरनल फोर्स, और मैंने आपको क्या बोला, देयर इज नो चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू इंटरनल फोर्स. क्लियर? ACM जीरो होगा. क्रैकर बर्न होगा तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, आई एम ड्राइंग हियर, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये जितने भी इधर उधर भागेंगे विद सम डिफरेंट वेलोसिटीज जब बर्न होगा. क्लियर? लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा आज भी सेंटर ऑफ मास उसी लोकेशन पर होगा.
पहले वो रेस्ट पर था, उसकी लोकेशन जो थी आज भी वही होगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया। इनिशियली वो रेस्ट पे था तो बाद में भी वो रेस्ट पर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एसीएन क्या है यहाँ पर 0, यानी कि x इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2,0 थे, आज भी इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 2,0। लेट अस सपोज इट इज प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस। तो सिंपल यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रैकर इंटरनल फोर्सेस का बर्न हुआ, इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स ड्यू टू सडन ब्रेक इट मूव्स टू द डिफरेंट पोजीशन, लेकिन इसकी लोकेशन चेंज नहीं हुई। आप लोगों ने देखा क्यों? क्योंकि एसीएन 0 है। समझ आ गया? सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू द इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स की वजह से लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर? यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? सो ACM is 0, there is no external force due to which initial velocity of center of mass is equal to final velocity of center of mass. So location will remain same and particle will move to different path, complicated path, still our center of mass will remain at same position. यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? बताओ। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। सो इट्स क्लियर एवरीवन? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज टेल मी। Clear? So today we will move to the another topic, that is linear momentum, and you can note down. I am giving you 1 minute. So today we will understand a very important topic, that is linear momentum and what conservation principle. On the basis of previous chapter or previous lecture, I will explain you what is momentum and how momentum is conserved and when it is not conserved. Clear? तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्रीवियस टॉपिक आप लोगों ने रेड किया होगा, देखा होगा। देन यू कैन इजीली इमेजिन व्हाट इज इट एक्चुअली। आप लोग मतलब जो भी पढ़ाया करो उसको डेली लाइफ से लिंक अप किया करो। इफ यू लिंक अप then it will be very easy for you to understand these topics. Clear? So today we will understand a very important, that is linear momentum. And what is momentum? First of all tell me, momentum means motion contained in a body. momentum मतलब क्या होता है? सिंपल मोशन, कितना मोशन बॉडी के अंदर कंटेन है। जो बॉडी तेज मूव करेगी उसको मोमेंटम ज्यादा बोलते हैं, जो बॉडी धीमे मूव कर रही है उसको मोमेंटम क्या होता है? कम होता है। मतलब मोशन, जिस बॉडी में जितना ज्यादा मोशन होगा वही क्या है? मोमेंटम मींस मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। सिंपल। क्लियर? मोमेंटम, मूवमेंट, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा जितना ज्यादा क्या होगा? न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाइड होगा। सो आई एम नॉट टेलिंग यू द definition of momentum. We will learn, we already learned this topic in the laws of motion. Clear? So I will tell you the simple expression of momentum, that is P is equal to mv, where m is the mass, v is the velocity. So we are just seeing that on a system of n particle we will see, and we will see on a single particle. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल, ith पार्टिकल, m I v I. फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स का सिस्टम है, n पार्टिकल्स है यहां पर। क्लियर? देयर आर n पार्टिकल्स। क्लियर? किसी सिंगल पार्टिकल की हम अगर स्टडी करें तो उसका मास mi हो गया, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए vi है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? pi is equal to mi vi. क्लियर?
एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम यही तो होगा। नाउ इफ वी आर हैविंग द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, नेट मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, मान लीजिए इस पार्टिकुलर फोर्स बताया था कल मैंने आपको, इस पार्टिकुलर फोर्स लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, यानी ईच पार्टिकल इज हैविंग सम एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स इज एक्टिंग, हर एक पार्टिकल पे लग रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलरेटिंग, एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन इट हैज सम मोमेंटम, ड्यू टू बिकॉज़ एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा तो मोमेंटम होगा। तो हर एक पार्टिकल का क्या है यहाँ पर मोमेंटम है, then we have to just calculate the, we just need to calculate the total momentum, then it will be the summation of individual momentum. So p is the momentum of the whole system which is made up of n particles. मान लीजिए इस पार्टिकल पे p में p1 मोमेंटम है, इस पार्टिकल का मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है, क्लियर, इसकी वजह से क्या मोमेंटम आया बॉडी पे p3, तो इन सबका सम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम, वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ n particles. So you can just note down, this is p is what, you can just note down the momentum of, p is what, the momentum of n particle system. तो इस सिस्टम में n पार्टिकल का, अगर आपको एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम, अगर सिंगल पार्टिकल की वजह से अगर मोमेंटम इतना आता है, इतना होता है ड्यू टू सम फोर्स, इट हैज सम मोमेंटम, सिमिलर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अदर पार्टिकल्स, देन if we have to calculate the net momentum on a body, then we have to just summation, we have to do summation, clear? So you can just note down, p is the momentum of n particle system, is the vector sum of the individual momentum, clear? यहाँ तक समझ आ गया? Okay. So as you can see, just note down for question, I will tell you. So it is, have you note down? I am giving you lot of time, please note down. Okay, so just note down. I told you that p vector is equal to summation of mi vi. Now I will write summation of mi vi is equal to, now see here, आप बताइए v को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन राइट इज dr I over dt, where I is equal to 1 to n. यहां तक कोई डाउट किसी को बताइए, क्लियर? वेलोसिटी क्या होगा, समेशन ऑफ, बेसिकली दिस इज व्हाट, वेलोसिटी समेशन mi vi is a dy dt of ri. I can take this to be outside, then it would be summation mi ri, and summation mi ri क्या होता है, आप लोगों को पहले पढ़ाया था मैंने आपको, क्या बताया था, RCM, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, that is summation mi ri divided by total mass. So basically this is m into dy over dt m RCM, clear? M constant है, we can take it outside,
I am writing here. Just please see. That is summation MIVI is equal to, we will take M outside and this will be dRCM divided by dt. So basically dRCM over dt क्या है? Basically velocity of center of mass VCM. Summation MIVI क्या था आपका? MVCM. यानी we get a very important relation, that is summation MIVI is equal to MVCM. और summation MIVI क्या था? This is the total momentum of a body. This whole system is having this momentum. इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या था? P वेक्टर. क्लियर? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग जरा ध्यान से देखिए एंड टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वी टेक. P vector is equal to MVCM. Up now we will understand few application of this. Just see, P vector is equal to MVCM. ठीक है, अब देखो मेरा VCM क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए VCM. क्लियर? सेंटर की. अब मैं इस बॉडी को क्यों देखूं? मैं तो सिर्फ एक सेंटर ऑफ मास क्या है? बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारा का सारा मास कंसंट्रेट है. यानी कि इस पूरी की पूरी बॉडी को मैं डिनोट कर सकता हूं एक सिंगल पॉइंट से, जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी क्या है? VCM. क्लियर? एंड उसका मोमेंटम क्या है? MVCM. नाउ सपोज इफ देयर इज नो इंटरनल फोर्स से कुछ भी इफेक्ट नहीं होता एक्सेलरेशन में, मैंने बताया था आपको. देन ACM क्या था? मैंने आपको पढ़ाया था. दिस इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स on a body divided by total mass. Now see, if there is no external force, then ACM will be 0, which results dVCM over dt will be 0. ये 0 होगा. अगर ये 0 है इसका मतलब क्या है? VCM कांस्टेंट है आपका. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? आपका मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट. देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम. क्लियर? इफ आई डिफरेंशिएट दिस dp, if I differentiate this dp over dt, which is equal to m dvcm over dt, then what is dvcm over dt is 0. This term is 0. Now you can see dp over dt is 0, which means dp is 0, यानी कि चेंज 0 है. यानी चेंज का मतलब क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल. यानी कि pf माइनस p इनिशियल क्या है? 0. इट मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. यानी जो मोमेंटम इनिशियल होगा वही क्या होगा? फाइनल. And I am giving you another important example. Meanwhile, you can note down. So please note down. We will move that. So इस टॉपिक को बहुत आसानी से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं. आप लोगों को बचपन से लेके आज तक बताया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. हमेशा बताया इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. तो वो कंजर्व कैसे होता है? वो ऐसे होता है, एक्सेलरेशन 0 हुआ, ये 0 हुआ, मोमेंटम कंजर्व हुआ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. नाउ आई एम टेलिंग यू, अब मैं आपको बताऊंगा कि इनिशियल मोमेंटम कंजर्व ये लोग कर देते हैं ना, m1 v1 p initial is equal to p final. ये कैसे करते हैं? नाउ आई एम टेलिंग यू एंड गिव यू वन एग्जांपल. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. आप लोगों को बचपन से लेकर 10th क्लास 10th में पढ़ाया आपको रिकॉइल वेलोसिटी. ठीक है, आपको क्वेश्चन कराए हुए काफी ज्यादा, लेकिन तब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया. But now you should understand and know this topic in a deep manner. So you can
write down first. You can write down, thus the linear momentum of system remains constant. Thus the linear momentum, thus the linear momentum of a system remains constant, of a system remains constant. अब कांस्टेंट किस में? remains constant in magnitude, in magnitude and in direction. Clear? Okay. Full stop. कब कब कांस्टेंट होगा? if the external force, if the external force acting on the system, acting on the system add up to 0. जब आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा? दिस इज नोन एज, ये आपको पढ़ाया जाता होगा बचपन से लेके आज तक, लेकिन ध्यान नहीं, दिस इज नोन एज, के शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? प्लीज नोट डाउन. So you can note down, and if there is any doubt, please tell me. I can rough above portion. So we will consider, we will do the application. इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ लगेगा ये, एक एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, कोई डाउट किसी को? नाउ सी, दिस इज अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस. ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका मास क्या है? m. क्लियर? समझ आ गया? नाउ ड्यू टू सम, we are not applying any force, due to some internal, due to some force between the protons and electrons, not electrons, because in nucleus there is no electron. Due to some force between proton and neutron, it breaks into residual nucleus and emits some radioactive particles, that is alpha particle. ये न्यूक्लियस था, इनिशियली रेस्ट पे था, इस पे कोई किसी ने फोर्स नहीं लगाया, इसका खुद का मोमेंटम क्या है? जो भी रहा हो इनिशियली क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसके पास, यानी इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0. आफ्टर, ड्यू टू सम इंटरनल रिएक्शन, ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेस, इट ब्रेक्स into its residual nucleus and emits some radiation, some radioactive particles. ये क्या है आपका? रेजिडुअल न्यूक्लियस. रेजिडुअल मतलब डर्ट, एक तरीके से मतलब रेजिडुअल न्यूक्लियस मतलब इसका मास मान लीजिए m डैश, इसका मास ये क्या है? अल्फा पार्टिकल. इसका मास क्या है? स्मॉल है, दैट इज अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल. क्लियर? अब देखिए, ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल है और ये फाइनल. पहले बिफोर इंटरनल फोर्स, मतलब जब इंटरनल फोर्स ऑपरेट नहीं हुए थे, लेकिन आफ्टर इंटरनल फोर्स ऑपरेट, ये फाइनल कंडीशन है, इनिशियल फाइनल. अब देखिए, इस पे कोई बाहर से फोर्स लगाया नहीं,
इंटरनल फोर्स की वजह से कोई एक्सेलरेशन आएगा इसके ऊपर, सेंटर ऑफ मास का नहीं आएगा। यानी कि एसीएम क्या है, आप लोग देख रहे हो मैं पूरी बॉडी को नहीं देख रहा, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। हम लोग सिर्फ सेंटर ऑफ मास की स्टडी कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की स्टडी का मतलब ही यही है कि हम पूरी बॉडी का स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, यहाँ कोई फोर्स नहीं है। आप लोगों ने देखा, इट मींस, इसका मतलब क्या है, वी कैन डू डायरेक्टली इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वी कैन डू डायरेक्टली, there is no external force, we can do directly. Now see, अब इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 0, फाइनल मोमेंटम देखिए ये यही दोनों है, फाइनल तो है नहीं, ये तो है नहीं है, ये टूट गया अपने रेसिडुअल न्यूक्लियस, मतलब कोई इसका मतलब छोटा रूप, then there is some particles will emit, alpha particle, there may be beta particle, clear? Then it will be, let us suppose इसका वेलोसिटी क्या है आफ्टर इमिशन, इसका वेलोसिटी क्या है v वेक्टर, इसका वेलोसिटी क्या है स्मॉल v। अब मुझे नहीं पता कहां गए, मुझे सिर्फ इतना पता है, क्या पता है मेरे को कि ये इनका मोमेंटम का सम फाइनल मोमेंटम का वो भी 0 होगा। यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल आगे जाएगा तो डॉटर न्यूक्लियाई, ये जो रेसिडुअल न्यूक्लियस है कहां जाएगा, पीछे जाएगा, तभी तो मोमेंटम 0 होगा। इनिशियली अगर 0 है सिस्टम का मोमेंटम, पी आई 0 है, तो फाइनल भी 0 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा 0। हमने कहा एसीएम 0, इसका मतलब एसीएम 0 का मतलब क्या है कि आपका जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी, ये 0 होना चाहिए। क्लियर? तो डेल्टा पी क्या है, पी एफ माइनस पी इनिशियल, सिंस पी आई 0 है तो पी एफ भी तो 0 होगा, भाई होगा कि नहीं होगा? तो पी एफ अगर 0 है आपका, ये 0 कब होगा कि ऑब्वियस सी बात है, अगर रेसिडुअल न्यूक्लियस पीछे जाएगा तो अल्फा पार्टिकल कहां जाएगा, आगे। आप लोग जब बंदूक जब चलाते हैं तो यूआर बुलेट आगे जाती है और आपको एक रिएक्शन मिलती है बैक में। क्लियर? देखिए वहां भी क्या है, कंजर्वेशन मोमेंटम फॉलो हो रहा है। देन ये जहां भी जाए हमको मतलब भी, हमको सिंपल मोमेंटम कंजर्व करना है, इन दोनों का सम ऑफ मोमेंटम भी क्या रहेगा 0, m डैश v वेक्टर प्लस m v, ये क्या रहेगा 0। यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं रेसिडुअल न्यूक्लियस की, क्या होगी माइनस एम वी वेक्टर डिवाइड बाई एम डैश। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सॉल्व करे होंगे, लेकिन आज समझ में आया क्यों करते थे, क्यों मैंने, मुझे तो नहीं पता कि कहां जाएगा कैसे जाएगा, लेकिन मुझे वेक्टरली सॉल्व करना है इसको। आपको क्वेश्चन जब आएगा तो आपको पता होगा कि वी वेक्टर क्या है। ऑब्वियसली बात है, देखो माइनस साइन ये क्या बता रहा है, माइनस साइन इंडिकेटिंग दैट डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। अगर अल्फा पार्टिकल राइट में जाएगा, मेरा अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएगा राइट में, तो रेसिडुअल न्यूक्लियस को बैक में ही जाना है, तभी मोमेंटम क्या रहेगा 0। ये नेचर भी दिखा रहा है, देखिए समझा गया। सो अप टू दिस पॉइंट if there is any doubt you can just ask me, so we can clear. So today we learn a very important topic, that is law of conservation of linear momentum. According to that, if the external force acting on a system is 0, then its momentum remains conserved. Initial momentum is equal to final momentum. बच्चों को कंफ्यूजन होता है हमेशा, आई लिख लिया करिए, फाइनल लिख लिया करिए। So thanks a lot, thank you so much for the support and for such precious time जो आप लोगों ने मुझे दिया। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई contact number 9520619791 for any physics related queries. आप लोग जब चाहें तब पूछ सकते हैं, because many students are taking the help. Okay? तो कहीं भी कैसा भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आई ऑल्सो मेंशन। मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बस आपसे इतना ही मैं चाहता हूं आप लोगों से, प्लीज डू फोकस, डू कंसंट्रेट, प्रीवियस लेक्चर्स को देखना ना भूलें, उनको देखें तभी आगे बढ़े। अदरवाइज क्या होगा कि आज जो पढ़ा दिया उसको लिंक अप नहीं कर पाओगे। सो थैंक्स अ लॉट, वंस अगेन वार्म वेलकम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।